हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसको हमने प्रीवियस क्लास में शुरू किया था। आज की हमारी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं इसी में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में। हमारे जो टॉपिक है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक एंड द इफेक्ट ऑफ द वार। तो वाइमर रिपब्लिक का बर्थ किस प्रकार हुआ वो हम आज के चैप्टर में देखेंगे, और इसके बाद में द इफेक्ट ऑफ द वार, वार के क्या इफेक्ट हुए उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक का बर्थ किस प्रकार होता है। वाइमर गणराज्य का उदय, जन्म। Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century. 20th century के शुरू में जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था। fought the first world war 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the allies England, France and Russia. allies कौन थी? allies जो थी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया थी। और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर एलाइज के साथ में फोर्ट किया था। जर्मनी ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ में रहकर जो एलाइज थी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, उनके अगेंस्ट में जर्मनी ने लड़ाई की थी, संघर्ष किया था। ऑस्ट्रियन एम्पायर all joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां ये सोचकर युद्ध में शामिल हुई थी कि उन्हें जल्दी ही विजय प्राप्त होगी। जो सभी पावर्स थी उन्होंने वार इसलिए किया, होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री, कि उनको क्विक विक्ट्री प्राप्त होगी। लिटिल डिड द रियलाइज, उन्हें ये रियलाइज नहीं था, लिटिल डिड द रियलाइज दैट द वार कुड स्ट्रेच ऑन, कि युद्ध जो था वो इतना लंबा चलेगा, स्ट्रेच ऑन होगा, ये उनको रियलाइज नहीं था। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। तो इसके अलावा पूरे यूरोप को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, ये भी उनको रियलाइज नहीं था कि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाएगी, जो ऑल रिसोर्सेज है वो ड्रेनिंग हो जाएंगे, ये उनको रियलाइज नहीं था। जर्मनी मेड इनिशियल गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरू में विजय प्राप्त की थी। हाउएवर द एलाइज strengthened by the US entry in 1917 won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918. However, the Allies, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी इस एलाइज में शामिल हो गया तो इस एलाइज को काफ़ी ताकत मिली, और आखिर में 1918 में नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद में जर्मनी को भी परास्त कर दिया। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय। जो इंपीरियल जर्मनी था, साम्राज्यवादी जर्मनी, इसकी डिफीट, और एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर gave an opportunity to parliamentary parties to recast German policy। और सम्राट के पद को त्यागने के बाद वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए रूप में
ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध करवाया गया। नेशनल असेंबली मेट वाइमर, वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। जो वाइमर है, वाइमर में जो है मेट की गई नेशनल असेंबली की, एंड एस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, और संघीय आधार पर, फेडरल स्ट्रक्चर के आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया गया। एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को फेडरल स्ट्रक्चर्स के ऊपर पारित किया गया। Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. नई व्यवस्था में जर्मन संसद, जर्मनी की जो संसद है उसको राइक्सटाग भी कहा जाता है। आ सकता है क्वेश्चन आपके, जर्मन पार्लियामेंट को किस नाम से भी जाना जाता था? राइक्सटाग। तो नई व्यवस्था में जो जर्मन पार्लियामेंट है के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। जो राइक्सटाग है, राइक्सटाग के लिए इलेक्शंस का प्रस्ताव किया गया, चुनाव किए जाने लगे, और रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शंस के लिए सभी जो एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है उनको ये अधिकार दिया गया, राइट दिया गया, इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वोमेन। जो इक्वल और यूनिवर्सल वोट्स कास्ट करने का जो राइट दिया गया ऑल एडल्ट्स को दिया गया, और उसमें वोमेन भी इंक्लूडिंग थी। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. लेकिन ये नया जो गणराज्य था खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज ऑफ द टर्म इज it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत सारी जो शर्तें थी उनके ऊपर जो टर्म्स थी, बहुत सारी शर्तें थी, वो लाद दी गई। द पीस ट्रीटी एट वर्सेलिस विद द एलाइज वाज ए हार्श, और इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के साथ में जो वर्साई में शांति संधि हुई थी उस के द्वारा जर्मनी की जनता के लिए बहुत सारी शर्तें उनके ऊपर लागू की गई। और ये जो ट्रीटी थी, वर्सेलिस की ट्रीटी, ये बहुत कठोर थी और ह्यूमिलेटिंग पीस थी, अपमानजनक संधि थी और बहुत कठोर थी। जर्मनी के ऊपर जो ट्रीटी लगाई गई थी वो हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस थी। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। इस संधि के कारण जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश जो है लॉस करने पड़े। एट 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपने सारे उपनिवेश, लगभग 10% जो आबादी है वो कॉलोनीज उनको लॉस हो गई। जो कॉलोनी थी उसको खोना पड़ा। 30% ऑफ इट्स टेरिटरीज, इसके अलावा 13% भूभाग, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। और इसका 13% जो टेरिटरीज है और 75% ऑफ इट्स आयरन, आयरन का जो भाग है, आयरन के जो भंडार है, कोयला भंडार है, यानी 75% तो आयरन और 26% जो है
जो जो कोयले के भंडार है वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया को देने पड़े। इसके जो भंडार थे, कोयले के भंडार और आयरन के भंडार, वो इन कंट्रीज में इनको देने पड़े। द एलाइड पावर्स demilitarized जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। और इसके अलावा जर्मनी की जो पावर बाकी थी उसको ख़त्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने और क्या कर दिया, उसकी जो सेना थी उसको भी भंग कर दिया, डीमिलिटराइज्ड कर दिया। जर्मनी की जो सेना थी उसको डीमिलिटराइज्ड कर दिया, यानी उसकी सेना को भंग कर दिया गया। द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वार। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध से जो तबाही हुई उसके लिए जर्मनी को रेस्पॉन्सिबल माना गया। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे compensation amounting to 6 बिलियन, और इसके लिए उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना भी लगाया गया। ये पौंड का निशान है, पौंड का सिंबल है, तो उसके ऊपर 6 बिलियन पौंड का जुर्माना भी किया गया। द एलाइड armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड के ऊपर भी 20 के दशक में मित्र राष्ट्रों का पावर हो गया, उनका कब्जा हो गया। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान हेतु भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। द इफेक्ट ऑफ द वार का क्या इफेक्ट हुआ वो हम देखते हैं। द वार हैड ए devastating impact on the entire continent both फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध ने पूरे कंटिनेंट को एक तो फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों ही स्तरों पर जो है काफ़ी बर्बाद कर दिया, काफ़ी इम्पैक्ट डाला, काफ़ी ख़राब इम्पैक्ट डाला। यानी फिजियोलॉजिकली और फाइनेंशियली लेवल पर हम देखें तो एंटायर कंटिनेंट तबाह हो गया। फ्रॉम ए कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ डेबिटर्स। यूरोप जो कर्ज देने वाला था अब वो क्या हो गया, डेबिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स था वो किस में टर्न हो गया, डेबिटर्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। अनफॉर्चुनेटली पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना जो इन्फेंट वाइमर था उससे वसूल किया जा रहा था। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ भी सहना पड़ा। And was financially crippled by being forced to pay compensation। और इसके अलावा हर्जाने चुकाने के कारण आर्थिक स्तर पर भी वो क्या हो गया, क्रिपल्ड हो गया, यानी अपंग हो गया। Those who supported the Weimar Republic
वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टरों में मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स, जो वाइमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर थे, जो समर्थक थे, उनमें मेनली समाजवादी, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे, बिकेम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल्स। ये लोग थे, इन्होंने became easy targets of attack in the conservative nationalist circles। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्होंने तरह तरह के अटैक से उनको निशाना बनाया। दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और उनको नवंबर के क्रिमिनल्स कहकर उनका जो है मजाक उड़ाया गया। दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर क्रिमिनल्स कहकर उनको मोकिंगली किया गया। दिस मिड सेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज विल सून सी। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। The First World War left a deep imprint on European society and polity। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसने यूरोपीय समाज और पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी गहरी छाप छोड़ी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, सिपाहियों को सिटीजन्स के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया गया। पॉलिटिशियंस एंड पॉलिसिस्ट laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine। राजनेता, प्रचारक पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर बनाने के ऊपर जोर दिया गया। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, इसके अलावा मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाइड किया। द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses। मीडिया में जो है इसको ट्रेंच लाइन को ग्लोरीफाइड किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी, द ट्रूथ, सच्चाई ये थी कि सिपाही जो है अब वो बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। द फेस्ड पॉइजनस गैस का फेस कर रहे थे, एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस्ड देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। और इसके अलावा वो जो लाशों को खाने वाले जो चूहे थे उनसे वो गिरे हुए थे, जो रेट्स थे उनसे वो गिरे हुए थे। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक और फौजी प्रचार, राष्ट्रीय सम्मान, प्रतिष्ठा की चाह के सामने बहुत सारी बातें जो थी वो गौण हो गई थी। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग, डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। डेमोक्रेसी एक नया और बहुत ही फ्रेजाइल आइडिया था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवार यूरोप। तो दोनों महायुद्धों के बीच में पूरे यूरोप में फैली इनस्टेबिलिटी का सामना जो है नहीं कर सकता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।